मैनुअल ऑफ गुड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे टॉपिक 1.11 दैट इज़ रिजर्व्ड आइटम्स एंड अदर परचेज प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें रूल 153 ऑफ जीएफआर 2017 का जिक्र है, जो कि कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification provide for mandatory procurement of any goods or services from any category of bidders or give preference to bidders to promote locally manufactured goods or locally provided services। जो केंद्र सरकार है वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये मैंडेटरी कर सकती है कि जो एनी गुड्स है या एनी सर्विसेज की जो प्रोक्योरमेंट है वो किसी ख़ास कैटेगरी के बिडर से ही की जाए, ताकि जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की उनको प्रमोट किया जाए, जहाँ लोकली जो प्रोवाइडेड सर्विसेज हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। तो ये बताता है रूल 153 ऑफ द जीएफआर कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित कर सकती है कि जो सर्टेन टाइप के गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो किसी सर्टेन जो बिडर से ही परचेज़ की जाएं, जहाँ सर्विसेज सर्टेन टाइप के कैटेगरी के बिडर से ही ली जाएं। ये गवर्नमेंट का करने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है या लोकली प्रोवाइडेड जो सर्विसेज हैं उन्हें बढ़ावा मिल सके। फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने कुछ आइटम्स जो हैं वो रिजर्व किए हैं कि ये जो आइटम्स हैं स्पेशली हैंडलूम के आइटम्स कि वो जो KVIC है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं सिर्फ उनसे ही ली जाए। मेक इन इंडिया के तहत आल्सो ये प्रेफरेंस दी गई है कि जो लोकल गुड्स और जो सर्विसेज हैं उन्हें परचेज़ किया जाए। ऐसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन इशू करके कर सकती है। Before applying any purchase preference or product reservation, the procuring authority must check the latest government directives। किसी भी जो परचेज के समय अगर कोई प्रोडक्ट रेजर्वेशन दी जा रही है तो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को इसके बारे में जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं वो चेक कर लेनी चाहिए। और ये जो डायरेक्शंस हैं JNIT यानी कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर या फिर ITB इंस्ट्रक्शंस टू बिडर में शामिल होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि एटलीस्ट जो 20% है गुड्स का, जो हैंडलूम ओरिजिन टेक्सटाइल है, ऐसी गुड्स का जो कम से कम 20% जो है वो या तो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से परचेज़ किया जाए, या फिर जो हैंडलूम जो क्लस्टर्स हैं जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प फेडरेशन, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनीज, कॉरपोरेशन एंड बेवर्स हैविंग पहचान कार्ड, वहाँ से परचेज़ किए जाए। यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने % तक गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम इतना तो परचेज़ इनसे करना ही है, ताकि जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उनको बढ़ावा मिल सके अकॉर्डिंग टू GFR 153। तो वो है कम से कम 20%। जो हैंडलूम ओरिजिन टेक्सटाइल है उसका कम से कम 20% जो है वो KVIC या हैंडलूम क्लस्टर से खरीदना अनिवार्य है। ये जो
खादी और हैंडलूम गुड्स हैं जे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम के ऊपर भी उपलब्ध हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जरूरी कर दिया है कि कम से कम 20% जो हैंडलूम टेक्सटाइल है वो KYC या अप्रूव्ड हैंडलूम क्लस्टर से खरीदी जाएं, जिससे कि जो रूरल जो आर्टिस्ट हैं, बीवर्स हैं या खादी सेक्टर में उनको बढ़ावा मिले। और ये जो परचेज़ है ये जेम के थ्रू भी की जा सकती है और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी रिजर्वेशन है, ये ऑप्शनल नहीं है, यानी कि ये करना ही करना है। तो हमें रूल 153 ऑफ GFR को याद रखना और जो 20% का रूल है, कम से कम 20% तो खरीदना ही खरीदना, वो भी याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स CPSCs। Pharmaceuticals Purchase Policy 2013 is intended to ensure। तो जो CPSC हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं फार्मास्यूटिकल की, वहाँ पे अगर कोई दवाइयाँ मेडिसिन खरीदी जाती है तो उसके बारे में पॉलिसी बनी है फार्मास्यूटिकल परचेज पॉलिसी PPP 2013। इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड रिवाइवल अलाइंग फार्मास्यूटिकल CPSC। द पॉलिसी एम्स टू इंश्योर दैट installed production capacity of pharmaceutical central public sector enterprises is used in best possible way and to help revive those CPSCs which are facing financial and operational difficulties। तो ये जो पॉलिसी है PPP 2013 यानी कि फार्मास्यूटिकल परचेज पॉलिसी 2013, ये इंश्योर करती है कि जो सर्टेन अमाउंट तक का जो प्रोडक्शन है, मतलब उनका दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल का, वो CPSC से ही किया जाए, ताकि जो हमारी CPSC हैं जो कि फाइनेंशियल जो मतलब डिफ़िकल्टी फेस कर रही हैं, जहाँ ऑपरेशन डिफ़िकल्टी फेस कर रही हैं, उन्हें रिवाइव करने में हेल्प हो। यानी कि कितनी सारी फार्मा CPSC ऐसी हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी में अभी वर्क नहीं कर रही हैं। अगर वो फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं करेंगी तो वो लॉस देंगी। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि इनका ऑप्टिमम मैक्सिमम यूज़ किया जाए, जो इनकी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए, ताकि CPSC को कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो और वो हमेशा फाइनेंशियल हेल्थी रहें, क्योंकि CPSC में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो उनसे उन्हें डिविडेंड प्राप्त होता है। दूसरा उद्देश्य अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिसिन्स एट लो प्राइजेस टू मासेस। The policy also ensures that good quality medicines are available to the general public at affordable rate। तो CPSC को जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसका एक ये मोटिव भी है कि गवर्नमेंट को जो लोकल पब्लिक है उनको सस्ते दामों में मेडिसिन्स को उपलब्ध करवाना है, ताकि बाज़ार में जो मास ऑफ पब्लिक है उन्हें जो मेडिसिन्स हैं, एक तो उनकी क्वालिटी अच्छी मिले और इसी के साथ साथ वो अफोर्डेबल भी हों, यानी कि वो सस्ती भी हों। तीसरा जो उद्देश्य है फार्मास्यूटिकल जो पॉलिसी का, फार्मास्यूटिकल परचेज पॉलिसी 2013 का, वो है ड्रग सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। The policy ensures that country remains self-reliant in essential medicines and has uninterrupted availability of critical drugs। तो जो क्रिटिकल टाइप की ड्रग्स हैं जो हमारे पास होनी ही चाहिए, तो ये पॉलिसी इंश्योर करती है कि कंट्री के पास हमेशा ये जो इसेंशियल जो मेडिसिन है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी हो, इनकी कभी भी कमी ना हो देश में। तो ये पॉलिसी वो भी इंश्योर करती है, दैट इज़ ड्रग सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। इससे क्या होगा, इससे जो फॉरेन सप्लायर हैं उन पे हमारा जो डिपेंडेंस है
वो कम होगा, हमें स्टेबल सप्लाई आएगी जो इसेंशियल मेडिसिन्स हैं। और इमरजेंसी के समय, एपिडेमिक्स के समय या नेशनल हेल्थ मतलब प्रोग्राम के समय हमें जो मतलब क्रिटिकल दवाइयाँ, इसेंशियल जो मेडिसिन्स हैं उनकी कमी नहीं होगी और हमारे CPSE भी हेल्दी रहेंगे। तो फीचर्स क्या हैं अब इस पॉलिसी के? फार्मास्यूटिकल परचेज पॉलिसी जो 2013 हैं, इसमें करंटली 103 मेडिसिन्स जो हैं वो कवर हो रही हैं। कितनी मेडिसिन कवर हो रही हैं? 103 मेडिसिन। जब ये इनिशियली पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2013 वाली फार्मास्यूटिकल परचेज पॉलिसी, तो ये सिर्फ 5 सालों के लिए वैलिड थी। लेकिन उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन आया और इसे तब तक रीन्यू कर दिया गया या एक्सटेंड कर दिया गया जब तक जो CPSE है, जो कि दवाइयों का प्रोडक्शन कर रही है, या तो सरकार की उसमें डिसइन्वेस्टमेंट ना हो गई हो, यानी कि सरकार ने उसे बेच ना दिया गया हो, या वो फिर CPSE क्लोज ना हो गई हो। जब तक वो CPSE क्लोज नहीं होगी या सरकार की उसमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तब तक ये जो पॉलिसी है इन मेडिसिन पे कि ये मेडिसिन सस्ते दामों पे उपलब्ध करवानी है, होनी चाहिए, 103 जो मेडिसिन्स हैं ये तब तक लागू होती रहेंगी। तो ये पॉलिसी बाकायदा 103 मेडिसिन्स पे लागू होती है। ये जो फार्मास्यूटिकल परचेज पॉलिसी है ये मेडिसिन सभी को देती है, ज़रूरी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उन्हें भी मेडिसिन जो है वो देती है। एटोनोमस बॉडी भी इनसे मेडिसिन ले सकती हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट भी इनसे मेडिसिन जो हैं वो परचेज कर सकती हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ स्कीम सच एज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अधीन। इसका बस पॉलिसी का काम यही इंश्योर करना है कि पूरे देश में जो ड्रग की प्रोक्योरमेंट है वो यूनिफॉर्म हो। इवन स्टेट लेवल पे भी जो दवाइयाँ हैं उनकी कमी ना आए, और इससे जो CPSE है वो हायर जो डिमांड उनकी हमेशा बनी रहे और वो फाइनेंशियली हेल्दी रहें। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टर्म है NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि तो कुछ जो मेडिसिन्स हैं, कुछ मेडिसिन्स नहीं, सारी की सारी जो मेडिसिन्स जो इस पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं 103 मेडिसिन, वहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्काउंट है 16% का, 16% का यूनिफॉर्म मतलब डिस्काउंट है। और ये जो डिस्काउंट है वो सीधा का सीधा बायर्स को जाएगा। ओके, तो द प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन विल बी डन बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA यूजिंग कॉस्ट बेस्ड फार्मूला अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। A uniform discount of 16% will be given on all products. A taxes must be passed on the buyers, not absorbed by the CPSEs. कि जो हमने पीछे पॉलिसी पढ़ी, फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है जिसमें 103 मेडिसिन जो हैं वो कवर हो रही थी, उनकी जो प्राइसिंग है वो NPPA निर्धारित करेगी, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इनका जो प्राइस है वो फिक्स करेगी बाय यूजिंग कॉस्ट बेस्ड फार्मूला अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। यानी कि एक ऑर्डर है ड्रग प्राइस ऑर्डर, मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 1995। वहाँ पे एक कॉस्ट बेस्ड फार्मूला है, उस कॉस्ट बेस्ड फार्मूले को बेस बनाते हुए जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो इन मेडिसिन का प्राइस फिक्स करेगी। और 16% का जो यूनिफॉर्म जो डिस्काउंट है वो सभी प्रोडक्ट्स पे होगा, और इसी के साथ साथ अगर कोई एडिशनल टैक्स इन दवाइयों पे लगता है तो वो सीधा बायर को देना पड़ेगा, बायर को चुकाना पड़ेगा। CPSE
इन्हें नहीं देगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्राइजेस हैं वो कौन निर्धारित करता है, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ करती है, कॉस्ट बेस्ड फॉर्मूला, जो कहाँ पे लिखा हुआ है, जो DPCO यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में लिखा हुआ है। तो आगे है एनुअल रिवीजन ऑफ प्राइजेस लिंक्ड टू WPI। The annual revision of prices will be based on the wholesale price index as per Drugs Prices Control Order DPCO 2013। जो एनुअल प्राइस है इनका मेडिसिन्स का, वो बेस होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर, जो कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के जो प्रावधान हैं उसके अकॉर्डिंग है। यानी कि इन प्राइजेस की जो NPPA जो निर्धारित करता है उनकी एनुअल जो है वो रिवीजन होती रहती है, और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ओनली इफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नॉर्म्स अंडर शेड्यूल M are met। The procuring authority will buy from pharma CPSCs and their subsidiaries only if they comply with good manufacturing practices under Schedule M of Drugs and Cosmetic Rules। तो जो procuring entity है, ये फार्मा जो CPSC हैं उनसे मेडिसिन तभी खरीदेंगी अगर वो जो फार्मा CPSC हैं या उनकी सब्सिडरी हैं वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं जो शेड्यूल M में दी गई हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का जो शेड्यूल M है उसमें जो गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस दी गई हैं, अगर CPSC उनका पालन कर रही है तभी प्रोक्योरिंग अथॉरिटी मेडिसिन को फार्मा CPSC से खरीदेगी। इसका मतलब जहाँ पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि क्वालिटी इज़ नॉन नेगोशिएबल, कि क्वालिटी के बेस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को। और इवन जो CPSC है उन्हें भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उन्हें मीट करना होगा। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट की CPSC है तो उनके लिए ऐसे कोई भी मानक जो प्रैक्टिसेस नहीं हैं, उनके लिए भी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है कि क्या होगा कि अगर CPSC ने समय से जो है जो ऑर्डर प्रोक्योरिंग एंटिटी ने दिया था वो पूरा नहीं किया, तब क्या होगा। तो अगर फार्मा CPSCs हैं या जो इनकी सब्सिडरी हैं उन्होंने समय से जो मेडिसिन्स हैं वो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड नहीं की, तो उस केस में जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है या एंटिटी है वो फ्री है कि वो ये जो मेडिसिन्स हैं वो अदर मैन्युफैक्चरिंग से, अदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन मेडिसिन के वहाँ से ख़रीद सकती हैं। लेकिन जो CPSC हैं उनको इनके लिए जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं या अनदर जो पेनल्टीज़ हैं एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो भुगतनी पड़ेंगी। दैट इज़ इफ़ फार्मा CPSC और देयर सब्सिडरी फेल टू सप्लाई द मेडिसिन्स द प्रोक्योरिंग एंटिटी इज़ फ्री टू परचेज फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स। इफ़ CPSC fail to perform as per purchase order they will be liable to liquidated damages or अदर पेनल्टीज एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो जहाँ पे गारंटी परचेज का प्रावधान नहीं है, परचेज प्रेफरेंस का प्रावधान है। इवन CPSC को भी जो सप्लाई है मेडिसिन की वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में देनी है और टाइम पे देनी है। अगर वो टाइम पे नहीं देती तो जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है वो फ्री है कि वो किसी अनदर जो प्राइवेट सेक्टर से भी ये मेडिसिन खरीद सकती हैं। लेकिन इनका खामियाजा CPSC को भुगतना होगा, उन पे जो पेनल्टी हैं वो लगेंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि CPSC को इस केस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स may be reviewed or revised। The list of medicine that is in Annexure 29 may be reviewed and revised
बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एज रिक्वायर्ड। तो हमने पीछे पढ़ा था कि 103 मेडिसिन्स हैं जो लिस्टेड हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं, ये इनकी जो लिस्ट है वो कभी भी रिव्यू की जा सकती है या कभी भी रिवाइज की जा सकती है। और ये कौन करेगा? ये करेगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। जब उसे लगेगा कि इस लिस्ट में कोई रिवीजन की ज़रूरत है या रिव्यू की ज़रूरत है, तब वो इस लिस्ट को रिवाइज कर सकती है। ये एनेक्स 29 में ये लिस्ट दी गई है। यानी कि जो मेडिसिन लिस्ट है वो स्टैटिक नहीं है। गवर्नमेंट उनमें कुछ ऐड भी कर सकती है मेडिसिन और कुछ रिमूव भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू उसकी जो डिमांड है, इसेंशियलिटी है, पब्लिक हेल्थ नीड है या सीपीएसई की जो कैपेसिटी है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि मिनिमम 16% का डिस्काउंट देना तो मेडिसिन में आवश्यक है। ये जो प्राइस निर्धारित करता है वो NPPA करता है, और टैक्सेस जो लगते हैं वो सीपीएसई नहीं भुगती, बायर को ही भुगतने पड़ते हैं। जो एनुअल प्राइस की रिवीजन होती है वो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है एज़ पर DPCO 2013 वो ईयरली होती है। इवन जो गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सीपीएसई को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर सीपीएसई उन्हें फॉलो नहीं करती तो वो पेनल्टी भुगतती है। तो ये सब सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं।